तो किस ग्रैंड स्लैम को जीतना है सबसे मुश्किल? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन-कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे वर्ष में, वह कौन-सी सतह पर खेले जाते हैं, उस सतह का खिलाड़ियों पर और खेल पर क्या असर पड़ता है, गेंद की गति, गेंद के उछाल पर क्या असर पड़ता है और किन बिंदुओं से यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन-सा ग्रैंड स्लैम जीतना कितना मुश्किल है। फिर हम देखेंगे कुल मिलाकर सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद कौन-सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो जीतना सबसे मुश्किल है, किन खिलाड़ियों ने किन ग्रैंड स्लैम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जल्दी से जान लेते हैं कि कौन-कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर वर्ष। ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू होता है सीज़न जनवरी में, उसके बाद है फ्रेंच ओपन जो कि मई या जून में होता है, विंबलडन जून से जुलाई तक होता है और अगला जो आने वाला है यूएस ओपन वह अगस्त और सितंबर में होगा। अब इन चारों ग्रैंड स्लैम्स की जो सतह है वह अलग-अलग है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे होते हैं, उनकी भी सतह में फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं सतह की बात कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें ग्रीन सेट नामक हार्ड कोर्ट का इस्तेमाल होता है। यह एक मीडियम फास्ट सरफेस है। बाउंस इसमें जो उछाल है वह लो से मीडियम आप बोल सकते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले पर होता है जिसकी सरफेस सबसे स्लो है, जिस पर गेंद का उछाल अच्छा रहता है। विंबलडन ग्रास पे होता है जो कि एक बहुत ही तेज सरफेस है, इसमें भी उछाल उतना ज़्यादा नहीं होता। यूएस ओपन भी एक हार्ड कोर्ट पे होता है, पर इसका जो सरफेस है वह ले कोल्ड सरफेस यूज होती है। इसको मीडियम स्लो की श्रेणी में रखा गया है। जो उछाल है वो मीडियम से हाई के आसपास रहता है। तो यह है सरफेस और गति की बात। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत ही आक्रामक खेलते हैं, बहुत ही तेज़ खेलना पसंद करते हैं और उस वजह से वह स्लो सरफेस जो धीमी सरफेस है उस पे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके रिटर्न अच्छे नहीं होते, उनका बेसलाइन गेम अच्छा नहीं होता। इस वजह से वो ग्रास में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन बाकी टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं करते। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरू से क्ले पर जो है जिनकी पूरी प्रैक्टिस और जिनकी पूरी ग्रोथ हुई होती है, तो वह क्ले पर बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन बाकी किसी कोर्ट पर खेलने में उन्हें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कोर्ट सरफेस का बहुत अधिक फ़र्क पड़ जाता है किसी के भी प्रदर्शन में। और अगर हम चैंपियंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैसा कि हम जानते हैं नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने बहुत डोमिनेट किया है पिछले 10-20 सालों में और उनको हरा पाना उतना ही मुश्किल है, लगभग उतना ही मुश्किल है जितना कि फेडरर को विंबलडन में हरा पाना मुश्किल है और फ्रेंच ओपन में नडाल को हरा पाना मुश्किल है। यूएस ओपन में फेडरर और सैम्प्रास ने 5-5 खिताब जीते हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह जो है वो चैंपियंस है जिन्होंने हाल ही में डोमिनेट किया है अलग-अलग ग्रैंड स्लैम्स में। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुओं की कि किन बिंदुओं से यह निर्धारित होता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम खेलना और जीतना कितना ज़्यादा कठिन है। तो इन सब पे हम बड़े विस्तार से बात करेंगे। सरफेस अभी मैंने आपको उसका ज़िक्र किया, प्लेइंग कंडीशंस अब इस पे भी निर्भर करता है कि जो मौसम है, जो साल का जो वर्ष का समय है, वह कैसा है? क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है? क्या हवा चलती है? बारिश होती है? जो खेल है वो इंडोर होता है या आउटडोर होता है? उस पर भी उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर बात आती है प्लेइंग स्टाइल की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ खिलाड़ी बेसलाइन से अच्छा खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी सर्विस अच्छी करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी लंबा है तो उसे झुकने में दिक्कत आती है, तो जहाँ गेंद ज़्यादा उछाल नहीं लेती, वहाँ खेलने में उसे दिक्कत आती है। शेड्यूल की अगर बात करें तो इससे मेरा यह तात्पर्य है कि जैसे आप फ्रेंच ओपन और विंबलडन को देखें तो उनके बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो किसी भी खिलाड़ी को अपने आप को ढालने में दिक्कत आती है और उतनी प्रैक्टिस वो लोग नहीं कर पाते हैं, उस वजह से उनके प्रदर्शन पे भी इम्पैक्ट होता है। उसी प्रकार यूएस ओपन की भी हम बात करें तो वह आखिरी टूर्नामेंट है। जब तक यूएस ओपन आता है तब तक जो महानतम खिलाड़ी हैं वो 3 ग्रैंड स्लैम खेल चुके होते हैं, बहुत सारे मास्टर्स 1000 भी खेल चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिटनेस पे भी एक सवालिया निशान लगा होता है। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, कुछ प्लेयर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं, इसलिए स्केड्यूल भी बहुत मायने रखता है। क्राउड इम्पैक्ट की अगर बात करें तो उससे मेरा मतलब है कि जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वह किस तरह का सपोर्ट देते हैं खिलाड़ियों को और क्या वो न्यूट्रल हैं, क्या वो किसी एक खिलाड़ी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और कितना वो बू करते हैं खिलाड़ियों को अगर खिलाड़ी कोई गलती करते हैं या जो किसी झगड़े में पड़ते हैं, तो यह सब भी मायने रखता है।
और आखिरी जो पॉइंट है वो है कंपटीशन। तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी ऐसे टूर्नामेंट में अगर खेलने जाते हैं, उदाहरणतः आप अगर नडाल के साथ फ्रेंच ओपन में खेलने जाते हैं, तो आपको कंपटीशन बहुत भारी जो है उसका सामना करना पड़ेगा और जीतना आपके लिए लगभग असंभव है। तो इसी प्रकार कंपटीशन भी मायने रखता है। तो कंपटीशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं पिछले 10-15 सालों की ही बात कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा-सा क्लैरिटी रहे जब हम तुलना करें। तो ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक स्क्रीनशॉट है। इस तरह का कोर्ट सरफेस है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ज़्यादा उछाल नहीं है गेंद में, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सपाट सरफेस है, बहुत ही अच्छी सरफेस है। तो कोई भी खिलाड़ी अगर टेनिस अच्छा खेलता है, नॉर्मल खेलता है, तो उसको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। हालाँकि जब ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है तो उस समय समर सीज़न चल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में और बहुत गर्मी होती है, 40 डिग्री तक भी कभी-कभी तापमान पहुँच जाता है। तो अगर आपका मैच दिन में है, तो उससे भी एक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि खेलना इतना आसान नहीं होता। जैसे-जैसे शाम होती है, वैसे-वैसे गेंद और धीरे जाती है और खेलना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। उसी प्रकार ये यूएस ओपन है, आप देख सकते हैं, यह भी एकदम सपाट सरफेस है। फ़र्क इतना है कि यहाँ जो उछाल है गेंद का, वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में, तो थोड़ा-सा 2008 के बाद से जब सरफेस चेंज हुई थी, तब काफ़ी स्लो सरफेस थी, बट बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी फ़ास्ट भी हो जाती है। जैसा कि 2017 में आप देख सकते हैं, जब फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, तब खुद उन्होंने भी कहा था कि सरफेस जो है वो थोड़ा-सा तेज़ है, उनकी उम्मीद से थोड़ा तेज़ काम कर रही है। तो ये यूएस ओपन मैंने अभी आपको दिखाया, और अब ये है विंबलडन। इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, कि गेंद जो है वह तेज आती है और ज़्यादा उछाल नहीं होता। तो इस शॉट में आप देख सकते हैं कि जोकोविच को झुकना पड़ रहा है, अपने घुटनों को मोड़ने के बाद, जो है पैरों को मोड़ने के बाद वो इस शॉट को लगा रहे हैं। तो इस वजह से जो भी लंबे खिलाड़ी हैं, उन्हें बार-बार ऐसे झुककर शॉट को परफेक्टली टाइम करने में परेशानी होती है, इसलिए कई बार वह जीत नहीं पाते। फिर वॉली करने के लिए भी आपको झुकना पड़ता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिंदु हैं जो इस चीज़ पर असर डालते हैं। ये है फ्रेंच ओपन, जैसा कि मैंने बताया, उछाल बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रेंच ओपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बाकी किसी सरफेस में नहीं है, क्योंकि चाहे वो ग्रास कोर्ट हो, चाहे वो हार्ड कोर्ट हो, और जो पूरे वर्ष में टूर्नामेंट अधिकतर होते हैं वो हार्ड कोर्ट पे ही होते हैं या क्ले पर होते हैं। तो क्ले पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वह है कि आपकी जो फिज़िकैलिटी है, जो आपका स्टैमिना है, वो बहुत काम आता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले 2 सेट आसानी से जीत जाएँ, और उसके बाद, क्योंकि लंबी-लंबी रैलीज़ होती हैं, बड़े पॉइंट्स होते हैं, तो आपको थकान हो जाए। उसके बाद अगर ऐसा होता है, तब भी नडाल या कोई अन्य खिलाड़ी जैसे डोमिनिक थीम, जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं क्ले पर, वो वहाँ से भी वापसी कर सकते हैं और आपको हरा सकते हैं। तो क्ले पर मेरे हिसाब से किसी भी दिन अगर आपका प्रतिद्वंदी बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसको हराना आसान नहीं है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें न्यूट्रलाइज़ हो जाती हैं। तो अब हम एक-एक करके बिंदुओं पर बात करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे जो बिंदुओं पर अभी बात की, वो सब मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और कठिनाई का जो स्तर है, अपने हिसाब से 10 में से मैंने उसको अंक दिए हैं। तो जितने ज़्यादा 10 में से अंक हैं, उतना ही ज़्यादा कठिन है जीतना। तो यहाँ आप अगर देखें, तो सरफेस की जहाँ तक, सतह की जहाँ तक बात करें, तो मैंने विमिल्डन और फ्रेंच ओपन को यहाँ पर 10 में से 8 दिए हैं कठिनाई का जो स्तर है। और वो इसलिए कि यह दोनों ही सरफेस अपने आप में जो है विचित्र हैं, और इस पर जीतना इतना आसान नहीं है। फ्रेंच ओपन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि बॉल का जो उछाल है, गेंद का उछाल है, वो बहुत ज़्यादा है, स्टैमिना की वहाँ पर ज़रूरत है। दूसरी जो है कि फ्रेंच ओपन की जो सरफेस है, कई बार वहाँ पर गेंद का जो उछाल होता है वो असमतल होता है, अनियंत्रित होता है। तो ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी है जो अपना प्रिपरेशन टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा वो झुकता नहीं है, और टाइमिंग जिसको एकदम परफेक्ट चाहिए होती है, जैसे कि आप फेडरर को ही मान के चल सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ी-सी भी गलती हो जाए, या उनका खेल अगर थोड़ा-सा भी उस दिन कम स्तर का रहे, तो उनको जीतने में मुश्किल होगी, क्योंकि सरफेस जो है उसे सपोर्ट नहीं करती। तो इस वजह से मेरे हिसाब से फ्रेंच ओपन की सरफेस पे खेलना कठिन है। प्लस आपको अच्छे से स्लाइड करना आना चाहिए, अच्छे से झुकना आना चाहिए। बहुत दौड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लंबे-लंबे पॉइंट्स होते हैं, जो आपकी सर्विस है,
कितनी भी तेज़ सर्व हो, कितने भी पावर आपके शॉट में हो, उसमें से काफ़ी चीज़ें न्यूट्रलाइज़ हो जाती हैं और कुल मिला के जो है शॉट्स और पॉइंट्स जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं। वहीं मैंने विंबलडन को भी 10 में से 8 दिए हैं, क्योंकि वो एक विचित्र सरफेस है जहाँ गेंद बहुत तेज़ी से आती है, तो अगर आप समय लेते हैं अपने शॉट को लगाने में तो वो आपको ग्रास पे नहीं मिलेगा, उससे आपकी टाइमिंग बिगड़ेगी। प्लस जैसा मैंने बताया कि उछाल उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको झुकना पड़ेगा और उस वजह से दिक्कत होगी। जो तेज़ खेलते हैं, आक्रामक खेलते हैं, उनको फ़ायदा होता है, वहीं जो हार्डकोर्ट और क्ले पर बड़े हुए होते हैं और शुरू से उनकी आदत वहीं खेलने की है, उन्हें दिक्कत आती है ग्रास में खेलने में। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन को मैंने बराबर अंक दिए, क्योंकि दोनों हार्ड कोर्ट्स हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरफेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल मैंने फ्रेंच ओपन को सिलेक्ट किया है। प्लेइंग कंडीशंस की जहाँ तक बात करें तो मैंने फ्रेंच ओपन को यहाँ 10 में से 9 दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेंच ओपन में तरह तरह की दिक्कतें रहती हैं, आपका स्टेमिना, आपकी फिजिकलिटी, गेंद के उछाल को जज करना, इन सब चीज़ों में बहुत कठिनाई आती है और उस हिसाब से जो है मैंने प्लेइंग कंडीशंस फ्रेंच ओपन को सबसे अधिक दिया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी उसके बाद मैंने 10 में से 8 दिए हैं गर्मी के कारण। प्लेइंग स्टाइल की जहाँ तक बात है तो यहाँ मैंने विमिल्डन को सबसे मुश्किल कहा है, क्योंकि अधिकतर जो खिलाड़ी हैं वह हार्ड कोर्ट और क्ले पर अच्छा खेलते हैं। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जो विमिल्डन के या ग्रास कोर्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि विमिल्डन एक तो साल में ग्रास पे 1 डेढ़ महीने ही खेल होता है, बाकी पूरे समय क्ले या हार्ड कोर्ट पे ही खेल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि विमिल्डन से पहले जो खिताब, जो टूर्नामेंट, जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं, इक्का दुक्का प्रतियोगिताएं ही होती हैं, तो उस वजह से ज़्यादा प्रैक्टिस किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिल पाती। और जो आक्रामक खिलाड़ी हैं, जिनकी सर्विस अच्छी है, जो वॉली करना जानते हैं, उस तरह के खिलाड़ी जो हैं उन्हें फ़ायदा होता है विंबलडन का, और ऐसा हर खिलाड़ी नहीं कर पाता। और आज करके जो मॉडर्न जो खिलाड़ी हैं, उनमें से बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम खिलाड़ियों के पास जो है वो प्रतिभा है अच्छी वॉली मारने की और नेट पर अच्छा गेम खेलने की, जो कि विंबलडन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने ज़्यादा कठिन प्लेइंग स्टाइल विंबलडन को दिया है और बाकी सबको मैंने बराबरी पर रखा है। शेड्यूल की जहाँ तक बात करें, जैसा मैंने कहा, विंबलडन को मैंने और यूएस ओपन को सबसे मुश्किल यहाँ पर दिया है। विंबलडन इसीलिए क्योंकि फ्रेंच ओपन के तुरंत बाद विंबलडन होता है 1 महीने के अंदर, और ज़्यादा प्रतियोगिताएं विंबलडन से पहले ग्रास पर नहीं होती। उस वजह से जो खिलाड़ी हैं उनको अपने आप को ढालने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जो दोनों सतह हैं वो भी आपस में बहुत भिन्न हैं, बहुत अलग हैं। तो फ्रेंच ओपन में आप लंबी लंबी रैलीज खेलते हैं, बॉल में बहुत ज़्यादा टॉप स्पिन होता है, बहुत उछाल होता है, स्लाइड आप करते हैं। वहीं विमिल्डन पे आपकी सर्विस मायने रखती है, आपकी बॉलिंग स्किल्स मायने रखती है, ज़्यादा लंबे लंबे पॉइंट नहीं होते, तो बहुत फ़र्क होता है। और किसी भी, इवन जो महानतम खिलाड़ी हैं उनके लिए भी अपने आप को तुरंत परिवर्तन अपने खेल में करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए विमिल्डन और यूएस ओपन को मैंने अधिक दिया। यूएस ओपन को इसीलिए दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि 3 ग्रैंड स्लैम और मेजॉरिटी जो टूर्नामेंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो होते हैं इस समय तक, और कई खिलाड़ियों को इस समय तक इंजरी हो जाती है, एक थकान रहती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि यूएस ओपन जो है वह महानतम खिलाड़ियों के अलावा भी जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन्होंने जीते हैं। जैसे आप डेल पोट्रो को देख सकते हैं, सिलिच को देख सकते हैं और अल्कराज को देख सकते हैं। तो जो भी खिलाड़ी हैं, मेडवेडेव को देख सकते हैं। तो यूएस ओपन आते-आते ऐसा देखा गया है कि जो महानतम खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन में अच्छा प्रदर्शन किया होता है, सेमीफाइनल, फाइनल तक वो पहुंचे होते हैं, तो यूएस ओपन के आते-आते थोड़ी-सी थकान होना बिल्कुल वाजिब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को मैंने सबसे आसान कहा है, क्योंकि वह एक हैप्पी स्लैम भी है। उससे पहले जो है 1 महीने का ब्रेक मिल चुका होता है सभी खिलाड़ियों को। उस समय वह ऑफ सीजन में प्रैक्टिस करते हैं, आराम करते हैं, वेकेशन करते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आते हैं पहला टूर्नामेंट खेलने। तो उस समय सबसे ज़्यादा लोग फ्रेश होते हैं, सबसे कम इंजरीज भी देखने को मिलती हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रदर्शन भी सभी खिलाड़ियों का देखा जाए तो अच्छा होता है। क्राउड इम्पैक्ट की जैसे मैंने बात की, फ्रेंच ओपन का जो क्राउड है, ऐसा सभी जानते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो, और खिलाड़ियों को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर खिलाड़ी किसी झगड़े में पड़ते हैं तो बू करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए मैंने क्राउड इम्पैक्ट में फ्रेंच ओपन को ज़्यादा
कठिन नंबर दिए हैं। कंपटीशन की जहाँ तक बात है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पिछले 10-15 साल तक के टाइम को कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से फ्रेंच ओपन सबसे मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंच ओपन मतलब आपको नडाल और थीम जैसे खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा, जोकोविच जैसे खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। विमिल्डन अगर आप देखें तो विमिल्डन उस लिहाज से फिर भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सर्व अच्छी है, अगर आप अच्छी वॉली करते हो, अगर आप एग्रेसिव खेलते हो, तो चाहे कितना भी अच्छा खिलाड़ी आपके सामने हो, आपको एक मौका तो ज़रूर मिलेगा। उदाहरणतः कार्लोविच की जैसे मैं बात करूँ, कार्लोविच की सर्व बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनका बेसलाइन गेम बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं था। उसके बावजूद नडाल हो, फेडरर हो, जोकोविच हो, इन सभी खिलाड़ियों के साथ वो टाई ब्रेक तक पहुँच ही जाते थे। टाई ब्रेक में कभी जीतते थे, कभी हारते थे। मैच पूरी तरह वो नहीं जीत पाते थे, कभी-कभी जीते भी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्रास पर यह सब चीज़ें काम आती हैं और आपको एक क्लोज़ मैच करने में मदद करती हैं। लेकिन क्ले पर यह सब काम नहीं आता, क्योंकि क्ले पर आपकी कितनी भी अच्छी सर्व हो, आप कितनी भी अच्छी वॉली करते हो, आप कितना भी एग्रेसिव खेलते हो, अगर आप में स्टैमिना नहीं है, अगर आपका बेसलाइन गेम अच्छा नहीं है, अगर आपके ड्रॉप शॉट्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी जीतने में। और अगर आपका यह सब अच्छा है, तो भी आपको 4 से 5 घंटे लंबे-लंबे रैलीज़ में एंगेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल अगर आप करें तो फ्रेंच ओपन जो है वह सबसे कठिन ग्रैंड स्लैम है जीतने के लिए। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो विमिल्डन का है, और उसके बाद फिर यूएस ओपन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? और अगर आप की सोच इससे अलग है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई फैक्टर कोई बिंदु मैंने मिस किया है तो उस बारे में भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।